दोस्तों, आज के टाइम में रियल एस्टेट अगर देखेंगे तो अपनी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है रियल एस्टेट के अंदर में। और कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको 100% के ग्रोथ मिल रहे हैं। वैसे तो 2010 से लेकर अभी तक के बीच में तकरीबन 80 से 150% के बीच में ग्रोथ मिला है। और ज़्यादातर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पर बैठा हुआ है। दिल्ली एनसीआर का एरिया, जिसमें कि नोएडा और गुरुग्राम ये सर्वोपरि है। अब मैं अगर एक शंका के तौर पर अगर देखूं और इसको इस नजरिया से अगर आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि क्या कहीं रियल एस्टेट में ब्लैक मनी तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, कहीं ये ब्लैक मनी के लिए पार्किंग स्पेस तो नहीं बन गया है कि जहां पर आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। इसका अगर आप देखें, अगर आंकड़ा के तौर पर अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट में नोएडा और गुरुग्राम के बीच में ही अगर आप देखें, इन एरियाज में एंड यूजर प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन खरीद रहा है? इन्वेस्टर, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर, यानी कि जिनको एक अनुमान है कि इस एरियाज में फ्लैट के दाम बढ़ेंगे। स्पेकुलेटिव, ज्यादातर इन्वेस्टर लगा रहे हैं प्रॉपर्टी में पैसा। लेकिन जो एंड यूजर, जिनको यूज करना है, उनकी तादाद बहुत ही कम है। अब अगर इन स्पेकुलेटिव यूजर्स की बात की जाए तो मार्केट वैल्यू और जो सर्कल रेट है, इसके बीच में आपको आकाश और पाताल का अंतर मिलेगा। सर्कल रेट के हिसाब से रजिस्ट्री होता है और मार्केट रेट कुछ और होता है। रजिस्ट्री के अमाउंट में अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्री के हिसाब से आप तो सरकार के पास दिखा देंगे, हाँ जी मेरे पास तो इतने का पैसा है, लेकिन मार्केट प्राइस तो कुछ और है। मार्केट प्राइस और रजिस्ट्री के बीच का जो पैसा है वो कैसे जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन उसके कैश है? ज्यादातर मामले में तो होता ही है। दूसरा, अब अगर इसमें यह सोचा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार के जो बालू माफिया है, बिहार के जो शराब माफिया है, उनका पैसा कहीं नोएडा और गुरुग्राम में तो नहीं लग रहा है, जिसके कारण पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर रियल एस्टेट में अगर ग्रोथ देखा जाए तो नोएडा और गुरुग्राम के अंदर में है। तो ये एक शंका है, एक ये शक है। अभी आंकड़े उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आंकड़ों को साबित करने के लिए, शंका को साबित करने के लिए एंड यूजर के द्वारा प्रॉपर्टी का ना खरीदना, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स के द्वारा प्रॉपर्टी का खरीदना, सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू के बीच में, मार्केट रेट के बीच में आकाश और पाताल का अंतर का होना। साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं, सीबीडीटी ने भी अपने कई रिपोर्ट में ये बता रखा हुआ है कि ब्लैक मनी का बेनामी संपत्ति में यूज हो रहा है। कई लोग बोलेंगे कि भाई रजिस्ट्री तो हो रहा है, तो रजिस्ट्री लेकिन सर्कल रेट पे हो रहा है, ऊपर के मार्केट और सर्कल और मार्केट के बीच के अमाउंट तो कैश होते हैं। भाई रेरा आ गया, रेरा कहीं भी ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं करता, ट्रांजैक्शन को रेगुलेट नहीं करता। रेरा हमेशा आपके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट को लेकर चलता है कि कंप्लीशन आपके इतने टाइम के बीच में हो जाने चाहिए, बिल्डर्स और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें फुलफिलमेंट होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि इतने टाइम में बिल्डिंग बन जाना चाहिए, क्या आपने कमिटमेंट किया वो होने चाहिए। रेरा का कहीं यूज नहीं होता ना कि वो आपने फंड कहां से लाया और फंड कैसे खपाया, उसमें रेरा का कोई यूज नहीं है। अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में तो वो अमाउंट आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो कैश का अमाउंट है। तो और जितने भी ब्लैक मनी है, कहीं वो बिहार के रूट से तो नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार का पैसा बिहार में न लग के बिहार का पैसा दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में लग रहा है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि क्या सरकार की शराब नीति सही है, क्या सरकार को अपने शराब नीति की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार की शराब नीति, जो अपने आप में एक पैरेलल साम्राज्य को खड़ा कर दिया गया है, क्या शराब नीति सक्सेस है? जिस पर्पज के लिए शराब नीति बनाया गया था वो क्या फुलफिल हो रहा है? क्या शराब नीति में सिर्फ अरेस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, वो भी छोटे तबके के लोगों को? जो मेन सप्लायर है वो आज तक नहीं पकड़े जाते हैं। भी कहां से बन रहा है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब कौन पकड़े जाते हैं? गांव वाले। वो छोटे सप्लायर जो कि 5, 10, 20, 50, 100 पेटी एक गाड़ी यूज सप्लाई करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन मेन जो किंग पिन है वो कभी नहीं पकड़ा जाता। तो सोचने वाली बात है, ये सरकार के अफसरों की और सरकार की नाकामी की बात है। बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए और उन अफसरों की भी संपत्ति की पूरी जांच होनी चाहिए कि उनके पास कोई बेनामी संपत्ति तो नहीं है। अतः मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार से अनुरोध है कि बिहार सरकार शराब नीति पर ध्यान दे,
भू माफियाओं पर कंट्रोल करें और सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो प्लीज कहीं इसमें किसी भी तरह का लूप होल तो नहीं है, इसको ध्यान दें और इसके ऊपर में काम करते हुए किसी तरह से रेगुलेटरी पॉइंट पर रेगुलेटरी तरीके से ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। नमस्कार।